डियर स्टूडेंट्स, बीए प्रथम वर्ष प्रथम पेपर भौतिक भूगोल के अंतर्गत यूनिट फर्स्ट में हम नदी के कार्यों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। इससे पहले के लेक्चर्स में मैंने आपको नदी के अपरदनात्मक कार्य और अपरदनात्मक कार्यों से निर्मित स्थलाकृतियों के बारे में बताया। अब हम बात करेंगे नदी के परिवहन कार्यों के बाद में। जब नदी के द्वारा विभिन्न अपने रास्ते में आने वाले जो पर्वत हैं, पठार हैं, उनका अपरदन कर दिया जाता है, अर्थात उन्हें तोड़ने फोड़ने का कार्य कर दिया जाता है। उसके बाद में उस प्रक्रिया के पश्चात जो कंकड़ पत्थर निकलते हैं, उन कंकड़ पत्थरों को नदी अपने साथ बहा करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। इसी को हम नदी का परिवहन कहते हैं। नदी अपना परिवहन कार्य 4 प्रकार से करती है। सबसे पहला ट्रक्शन या लुढ़क कर। इसमें नदी अपने साथ जो कंकड़ पत्थर होते हैं उन्हें लुढ़का करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। दूसरा आता है, इसमें जो नदी होती है जब वो बहुत ज़्यादा बेग से बहती है तो उसके साथ जितने भी कंकड़ पत्थर होते हैं वो उछलते हुए जाते हैं, तो ऐसा लगता है मान लो वो उछल कूद कर रहे हैं। तो उसके द्वारा जो परिवर्तन आता है उसको हम इसके अंदर शामिल करेंगे। तीसरा आता है लटक कर। लटक कर का तात्पर्य यह है कि जितने भी कंकड़ पत्थर होते हैं वो नदियों के साथ में बहते हुए जाते हैं, जो ऐसा लगता है मानो कि उन पर लटक रही हों। और चौथा कार्य करती है वो घुलकर, यानी घोल करके अपने साथ में किन्हीं भी पदार्थों को ले जाती है। तो इस तरीके से नदी 4 रूपों में अपना परिवहन कार्य करती है। अगर हम नदी के वेग और उसके परिवहन में संबंध के बारे में बात करते हैं तो इस संबंध को गिलबर्ट नाम के एक विद्वान है, उन्होंने प्रतिपादित किया था, जिसे क्षति शक्ति का सिद्धांत भी कहते हैं। उसने बताया कि अगर नदी के वेग को हम 6 गुना बढ़ाएंगे तो नदी की जो परिवहन शक्ति है वो 64 गुना हो जाएगी। अर्थात जैसे नदी का वेग बढ़ने से अपरदन शक्ति बढ़ जाती है, उसी प्रकार से नदी का वेग बढ़ेगा तो उसकी जो परिवहन शक्ति होगी उसमें भी जो है वो काफ़ी वृद्धि हो जाएगी। क्योंकि जब नदी बहुत ज़्यादा वेग के साथ बहेगी तभी वह अपने साथ में जितने भी कंकड़ पत्थर होते हैं उन्हें उठा करके या फिर अपने साथ लुढ़का करके ले जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं नदी के निक्षेपात्मक कार्य के बारे में। नदी क्या होती है, जब अपने साथ कंकड़ पत्थरों को ले जाती है तो लास्ट में अपने मुहाने पर यानी समुद्र में गिरने से पहले जहाँ जहाँ नदी का वेग कम हो जाता है वहाँ वहाँ नदी अपने साथ बहाकर लाए गए कंकड़ पत्थरों को जमा करती है और धीरे धीरे इन कंकड़ पत्थरों को जमा करने के फलस्वरूप जो है वो स्थान स्थान पर स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, जिससे हम नदी के निक्षेपात्मक कार्य कहते हैं। इसके द्वारा जो स्थलाकृतियाँ निर्मित होती हैं उनमें सबसे पहले आती है जलोढ़ पंख। जलोढ़ पंख की जब हम बात करते हैं तो इसमें इसके 2 रूप होते हैं, एक तो होता है जलोढ़ पंख और एक होता है जलोढ़ शंकु। जब नदियाँ बहुत ज़्यादा बोझ हो जाता है, नदियों यानी बहुत ज़्यादा कंकड़ पत्थर बहती हैं, तो जो पर्वत के ढाल होते हैं उनके सहारे नीचे उतरती है नदी और उसके बाद समतल कोई भी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है, जहाँ पर जो नदी का वेग होता है उस वेग में अचानक से कमी आती है, जिससे कि जो पर्वतीय ढाल होता है उसके आधार के पास में जो अर्धवर्ताकार रूप में मलबों का निक्षेपण होने लग जाता है। अर्थात जहाँ नदी का वेग कम होता है वहाँ पर जो ढाल होता है वो ऑब्वियस सी बात है कम होगा, क्योंकि जब नदी का वेग तभी कम हो रहा है क्योंकि ढाल कम है। तो उस ढाल के आसपास नदी जब कंकड़ पत्थरों को जमा करती है तो इससे एक अर्धवृत्ताकार आकृति बनती है, जिसे हम जलोढ़ पंख कहते हैं। पर्वतीय ढाल पर जब मलबा ज़्यादा दूर तक न जाकर एक सीमित क्षेत्र में रहता है और एक ही जगह पर, मतलब बिल्कुल ढाल के किनारे किनारे जहाँ पर नदी मैदान में प्रवेश कर रही है वहाँ ढाल के किनारे किनारे इकट्ठा हो जाता है, उसको तो हम बोलते हैं जलोढ़ शंकु। और जब थोड़ा ज़्यादा मात्रा में थोड़े दूर के एरिया तक फैला हुआ रहता है तो उसे हम जलोढ़ पंख कहते हैं। इसके बाद आता है प्राकृतिक तटबंध। नदियों के जो दोनों किनारे होते हैं उन किनारों पर मलबा या अवसादों का जमाव हो जाता है। उस जमाव के कारण जो बांध बनते हैं उन्हें हम प्राकृतिक तटबंध कहते हैं। इसके बाद क्या होता है, बाढ़ के मैदान बनते हैं। जब नदियों में बाढ़ आती है तो बाढ़ का जो पानी होता है वो आसपास के क्षेत्रों में फैल जाता है, जिससे कि मिट्टी और बालू के जो कण होते हैं वो भी इन क्षेत्रों में फैल जाते हैं। बाढ़ के खत्म होने के बाद जो आसपास का मैदानी क्षेत्र होता है वहाँ पर जो निक्षेपित मिट्टियाँ हैं उनसे समतल और लहरदार से जो क्षेत्र होते हैं उनका निर्माण होता है। इन्हें हम बाढ़ के मैदान कहते हैं। अर्थात लास्ट में नदियाँ जब बिल्कुल बाढ़ के क्षेत्रों में तब्दील हो जाती हैं तो इन बाढ़ के मैदानों का निर्माण होता है। इसके बाद आती है गोखुर झील। गोखुर झील की हम बात करें तो जैसे नदियाँ जो होती हैं वो जब कैसी बहती हैं, विसर्प बना के, जैसे मैंने आपको बताया था अपरदनात्मक रूप में नदियाँ जो होती हैं वो विसर्प यानी सांप के रूप में बहती हैं। जैसे सांप लहराकर बहता है, इसी तरीके से नदियाँ जो होती हैं वो लहराकर बहती हैं। लेकिन जब नदियाँ अपने जो ये लहरनुमा मोड़ होते हैं यानी विसर्पाकार रूप को छोड़ देती है और सीधे ही बहने लग जाती है तो ये जो
अपशिष्ट विसर्प बचता है, अर्थात ये जो विसर्प रूप में बच जाता है क्षेत्र, उसके मध्य में कहीं कहीं जल भरा हुआ रह जाता है और छोटी छोटी झीलें सी बन जाती हैं, तो इसे हम गोकुड़ झील कहते हैं। लास्ट में आता है डेल्टा। जब नदी अपने मुहाने पर मलबे का निक्षेपण एक विशेष रूप की स्थलाकृति के रूप में करती है तो उसे हम डेल्टा कहते हैं। यह नदी का अंतिम भाग जो होता है वो समतल मैदान होता है, इसका जो ढाल होता है वो किसकी तरफ होता है, सागर की तरफ। नदी का जो अंतिम भाग है वो कैसा बदल जाता है, सागर तल की तरफ ढाल करता हुआ बदलता है और बिल्कुल समतल मैदान में तब्दील हो जाता है। अगर हम डेल्टा की बात करें तो डेल्टा जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि चापाकार डेल्टा, पंजाकार डेल्टा, जाड़ नदमुख डेल्टा या प्रतितक्त डेल्टा। तो इस तरीके से नदी के माध्यम से अपरदनात्मक, परिवहनात्मक और निक्षेपात्मक स्थलाकृतियों का निर्माण किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसमें आप अच्छे तरीके से जो है वो इसका अध्ययन कीजिए और बाकायदा मतलब इसके बारे में जो नॉलेज है वो आप और ज़्यादा अपनी बुक्स वगैरह से गेन कर सकते हो।